हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम रिफॉर्म एंड रिबेलियन पढ़ रहे हैं। इसकी एक और वीडियो मैं पहले ला चुकी हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी चेक कर लेना। और इसके अलावा ये मेरे पास जो बुक है वो सेकंड एडिशन है, तो आप देख लेना आपके पास कौन सा एडिशन है। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे साथ बुक खोल के पढ़ो और ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। और किसी भी वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो रिफॉर्म्स वगैरह की हम बात कर रहे थे कि अगर ये जो लेजिस्लेशन के थ्रू रिफॉर्म लाने की जो कोशिश की जा रही थी ना, वो उसका सोसाइटी पे कुछ खास असर पड़ नहीं रहा था। अगर कहें तो ना के बराबर पड़ रहा था। और अर्ली 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया और दक्कन पे कंक्वेस्ट के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो ये जो रिफॉर्मिस्ट है ना, इन अनसेटल्ड टेरिटरीज से गुहार लगाने लगेंगे कि प्लीज़ ब्रिटिशर्स के साथ पीस कर लो और इनके साथ मिल जाओ, ये बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट जो थे ना, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पे जीत जाए और जो अनसेटल्ड टेरिटरीज है ये इनके साथ मिल जाए। राइट, तो ये जब टेरिटरीज फाइनली हमें पता है 19th सेंचुरी में, आप ये बताओ कि कौन कौन सी अनसेटल्ड टेरिटरीज थी जो उस वक्त अभी ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं थी। एक्चुअली बहुत सारी स्टिल टेरिटरीज थी अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का हिस्सा तो इनके पास 18th सेंचुरी के लास्ट में ही आ चुका था। राइट, तो अर्ली 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में जब ये कई टेरिटरीज जब इनके हाथ में आ जाएगी ना, सेंट्रल, बेसिकली मैं ये सेंट्रल इंडिया और डेक्कन के एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इन अनसेटल्ड टेरिटरीज में अब ब्रिटिशर्स का कब्जा आ गया। तो जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे वो तो चले गए। ठीक है, वो तो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। तो जो उनकी आर्मी थी ना, अब वो बेरोजगार हो गए। अब जब ये लोग बेरोजगार हो गए, इनके पास काम नहीं था, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये लोग आर्म्ड गैंग्स बनाकर चोरी चकारी करने लगे। और इसके साथ साथ ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, ये और लोगों पर भी बहुत डिस्ट्रस्ट करने लगे। उसमें से एक तो ये घूम घूम कर दान लेने वाले मॉन्क्स, साधु संत। ठीक है, तो एक तरह से वेंड्रिक मोनेस्टिक ऑर्डर्स के ये ऐसे लोग थे ना जो घूम घूम के गुजर बसर किया करते थे या फिर दान दक्षिणा लिया करते थे। इनको ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन पे डिस्ट्रस्ट करने लगे, बिल्कुल उन पे विश्वास नहीं करते। इनको लगता था कि ये लोग धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ट्रेडिशनली लोगों को बेवकूफ़ बनाते ही आए हैं और लोगों को रिचुअल किलिंग्स में इन्वॉल्व रहा करते थे। तो इन्हें पूरी तरह से शक की निगाहों से देखने लगते थे। और एक्चुअली बेसिकली बात करते करें ना, तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, ये बस ऐसे लोगों को सिविलाइज मानते थे जो सेटल्ड हो और उन्हें टैक्स देते हो, वही सिविलाइज हैं। बाकी और लोग इन्हें सिविलाइज नहीं लगते थे, उनको अच्छे ही नहीं लगते थे ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते। राइट, तो अब ये जो मॉन्क्स हैं, साधु संत हैं, अब इनके ये पीछे पड़ जाएंगे और इनको ना जो डिस्ट्रेस दिखाएंगे तो उसको ये कहेंगे ठग्स। ठीक है, इनको ठग्स की तरह देखने लगेंगे। ठीक है, तो इसी से हमारा ठगी एक्ट आता है। ठीक है, तो इसको लेके लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, ये कैंपेन चलाएंगे 1830s में। इसमें कर्नल स्लीमैन जो है ना, इनकी मदद करते हैं, इसलिए इन्हें ठगी स्लीमैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बोला, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830s में कैंपेन चलाएंगे ठगी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये ठग्स कौन है इनके अनुसार? ये वेंड्रिक मोनेस्टिक मॉन्क्स हैं। ठीक है, जिन्हें ये पसंद नहीं करते थे, जिनको ये ठग्स मानते थे। इनके अनुसार ये ट्रेडिशनली लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, रिचुअल किलिंग्स करते आए हैं और चोरी चकारी करते हैं। ठीक है, ये इनकी सोच हुआ करती थी। ठीक है, तो ठगी स्लीमैन इसलिए इनको कहा जाएगा क्योंकि ये अब कैंपेन चला रहे हैं
इसको आगे बढ़ा रहे हैं ठगी के अगेंस्ट में। तो हमारी हिस्टोरियन है रणधिका सिंघा। तो रणधिका सिंघा जी कहती हैं कि इस कैंपेन का मकसद ये नहीं था कि ठगी को एजुकेशन या रिफॉर्म लाकर ख़त्म किया जाए, बल्कि पुलिसिंग और उसको प्रोसिक्यूट करके सज़ा देकर इसको ख़त्म करने की तैयारी थी इनकी। ठीक है, तो 1839 की बात करें तो 1839 में सर विलियम स्लीमन जो इस कैंपेन के आर्किटेक्ट थे, वो क्लेम करते हैं कि ठगी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इन्होंने इसे ख़त्म कर दिया है। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये किस बेसिस पे एक्चुअली प्रोसिक्यूट करेंगे इनको। ठीक है, यहाँ घूम घूम कर दान दक्षिणा लेना कोई क्राइम तो था नहीं, और ये कैसे इसको साबित कर पाएंगे कि ये किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये इनको मुश्किलें होने लगी। ठीक है, तो ये जो पेरिपेटिक मेंडिकेंट्स है ना, इनको ये साबित करना कि ये ठग्स हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए एक मुश्किल चीज़ हो गई। तो इसलिए अब ये पॉलिसिंग पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ना कि प्रोसिक्यूशन पे। ठीक है, तो इसलिए अब इस ठगी को कम करने के लिए पॉलिसिंग को काफ़ी सख्त कर देंगे। इसके अलावा देखें तो कई ऐसे लेजिस्लेशन जो सदियों से इंडियन कल्चर का पार्ट रहे थे, मतलब कई ऐसी चीज़ें जो हमेशा डेली बेसिस पर यूज़ होती थी, उसको अगर लेजिस्लेशन के थ्रू ख़त्म करना है तो वो और भी ज़्यादा बेकार साबित हुआ। जैसे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1843। ठीक है, तो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही आ गई थी। वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, ये गुहार लगा रही थी कि इंडिया में स्लेवरी को अबोलिश किया जाए। अब वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे कोई एहसान वगैरह नहीं करना चाह रही थी, कि बल्कि वहाँ की पार्लियामेंट में ना प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन में जो स्लेवरी है ना 1820s में ही अबोलिश हो गई थी। इसलिए वहाँ की पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे ना, ये प्रेशर बना रहे थे कि इंडिया में भी ये अबोलिश हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आई, पर अभी अबोलिश नहीं हो पाई थी। ये फाइनली 1843 में अबोलिश होगी, पर लेजिस्लेशन ही था बस ये। इसका ग्राउंड लेवल पे कुछ खास असर पड़ा नहीं। जो हम देखते हैं कि जो स्लेव्स काम करते थे ना, ये कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे काम करते थे, कस्टम्स के बेस पे काम करते थे, या फिर डेब्ट उधार वगैरह लिया हो इस बेस पे काम करते थे, और बहुत लंबे टाइम तक अपने लैंड ओनर्स से जुड़े रहते थे। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको अचानक से ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। और ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेटअप जो था ना, एग्रीरियन स्ट्रक्चर, उसमें भी बहुत ज़्यादा रचे बसे थे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल था कि एक ये लेजिस्लेशन ले आए, और इसको ख़त्म करना ये इजी नहीं था। अब इसके अलावा बात करें कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहे थे ना, ये ज़्यादातर वुमेन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए थे। अब वो क्यों? अब जैसे कॉलोनियल स्टेट है, अब वो वुमेन की कंडीशन को ही शो करके दिखा रहे थे कि इंडिया बिल्कुल सिविलाइज नहीं है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, अब किसी को रैंकिंग भी देनी है कि कोई देश कितना सिविलाइज है, तो वो वुमेन का स्टेटस शो करते थे। और इंडिया में हमें पता है वुमेन का स्टेटस उतना अच्छा नहीं था, वुमेन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बहुत वुमेन को बहुत लिमिटेड राइट्स दिए गए थे। अब वुमेन के पास इतने लिमिटेड राइट्स थे कि ये हमेशा जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हैं या मिशनरीज हैं, ये बहुत ईजिली अटैक कर दिया करते थे कि यहाँ के लोग वुमेन्स को राइट नहीं देते, इसलिए ये सिविलाइज भी नहीं है। और इवन ब्रिटिश सिविलियंस तक इंडिया को क्रिटिसाइज किया करते थे कि ये वुमेन की कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं है। और इसके साथ ही हम देखते हैं जेम्स मिल जो अपनी बुक जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि जेम्स मिल ने लिखी थी, इन्होंने सीधा सीधा कंडेम्ड किया है इंडिया को। ठीक है, कि यहाँ की सिविलाइजेशन ठीक नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे किसी तक जेंडर क्वेश्चन को ही उठाते थे कि ठीक है कि वुमेन की कंडीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब इस पर जो हमारी इंडियन इंटेलिजेंशिया है ना, इसको काफ़ी गुस्सा आता है और ये रिफॉर्म को अब सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, ताकि जो वुमेन का स्टेटस है इंडिया में उसको इम्प्रूव किया जा सके। और जैसे हमने पहले बात की कि ये रिफॉर्म बस कुछ ही वुमेन तक पहुंची और ज़्यादातर नहीं पहुंची, और अगर कुछ अवेयर भी हुई तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची क्लास की वुमेन हुआ करती थी, नीची तबके तक कुछ नहीं पहुंचा। और अगर कोई कोशिश भी करा करता था तो उसको बाइकआउट किया जाता था, सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती थी। और जो वुमेन कुछ करना भी चाहती थी तो उन्हें मेल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रही थी। तो हमें देखा कि इसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा, कुछ खास नहीं पड़ा। अब इसके अलावा हम आगे बात करें कि इंडियन इंटेलिजेंसिया है ना जो जागा था, वो हिंदुइज्म में भी रिफॉर्म की बात कर रहा था, ठीक है। हमने वुमेन की कंडीशन को रिफॉर्म करने की बात कर ली। अब कई लोग ना हिंदुइज्म में ही रिफॉर्म की बात करने लगे। अब जो ये हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे ना, उसे हम पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म जो है ना, उसके बेसिस पर ये मांग कर रहे थे कि हिंदुइज्म में भी रिफॉर्म लाना चाहिए। अब ये पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म क्या है? एक्चुअली आपको पता होगा कि लेट मिडिवल टाइम्स में यूरोप में जो रेनेसन पीरियड आया था, जब वो एनलाइटेंड हो गए थे, ठीक है, तो जब वो एनलाइटेंमेंट का पीरियड ख़त्म हो जाता है, जब वो जहाँ वो रैशनलिज्म, साइंस और सीधा सीधा अथॉरिटीज़ ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटीज़ थी उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो जो उसके बाद का फेज़ आता है उसे हम पोस्ट एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ठीक है, तो पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म में ये सीधा सीधा चीज़ों को, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, ठीक है। तो रैशनैलिटी होनी चाहिए, तो इस तरह की रैशनलिज्म की ये बात करने लगे थे। से जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिस हैं, उसको क्वेश्चन करना, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म के बेस पे ये हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने की बात करने लगे। अब इसे हम बंगाल रेनेसेंस या इंडियन रेनेसेंस भी कहते हैं, राइट। पर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो रेनेसेंस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करना ठीक नहीं हुआ। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि जो इंडियन इंटेलिजेंसिया जो जागा है ना अभी, वो हमारी पास्ट में रैशनलिज्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट में नहीं ढूंढ रहे, पास्ट में ढूंढ रहे हैं, एंशियंट टाइम पे ढूंढ रहे हैं। और हमारे जो रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है ना, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनमें रीजंस ढूंढते हैं आखिर कि हो क्यों रहे हैं, उसका एक वैलिड रीजंस ढूंढते हैं कि ये हो रही हैं इसलिए हो रही हैं, इसके पीछे का ये रीज़न है, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं। तो इसी मूवमेंट में सबसे पहले हमारा नाम दिखता है राजा राम मोहन रॉय जी, ठीक है। ये राजा राम मोहन जी ने ये मूवमेंट जो है बंगाल में शुरू किया, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय जी, इनकी बात करें तो ये अपर कास्ट ब्राह्मण थे। उनकी पावर और पोजीशन जो थी परमानेंट सेटलमेंट के बाद काफ़ी बढ़ गई थी, उनके पास काफ़ी ज़मीनें आ चुकी थी, तो इसलिए उनकी पावर भी बढ़ गई। इनकी अर्ली एजुकेशन पटना में हुई। ये हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय जी, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनकी अर्ली एजुकेशन पटना में हुई। इन्होंने यहाँ पे पारसी अरेबिक लिटरेचर में पढ़ाई की और यहाँ से इन्होंने रैशनलिज्म सीखा और समझा भी। इसके बाद इन्होंने वेदांतिक मोनिज्म के बारे में पढ़ा। अब ये मोनिज्म क्या है, वेदांतिक मोनिज्म, इसमें कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है ये अल्टीमेट रियलिटी है। एक तरह से मैं बताऊं तो ये वेदांतिक मोनिज्म के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। एक होता है ब्राह्मण जो कि रियलिटी है,
सेकंड होता है इल्यूजन, और तीसरा होता है ये खुद ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें ये बात कही जाती है कि जो ब्राह्मण है ये ओनली रियलिटी है। ठीक है, ये समझ लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा समझना है तो राममोहन रॉय जी के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी, आप बता देना आपकी राय कमेंट्स में। तो 1815 में राममोहन रॉय जी कलकत्ता आ गए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात क्रिश्चियन मिशनरीज और यूटिलिटेरियन से हुई। अब यूटिलिटेरियंस के बारे में हमने कुछ पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि ये वही लोग थे जो फेवर करते थे कि इंडिया में सिविलाइजेशन नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सिविलाइजेशन लाया जाए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सख्ती भी की जाए कि इनको पता चले कि ये सिविलाइजेशन क्या होता है। इंडियंस को पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है, इसलिए ब्रिटिशर्स की ड्यूटी है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये जब राममोहन जी यूटिलिटेरियंस के संपर्क में आए तो इससे ये काफ़ी मोटिवेट हुए, और जो इनके थॉट थे क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है, तो इससे इनको गुस्सा भी आया, तो इसलिए ये भिड़ने को तैयार हो गए और उनको जवाब देने के लिए अब ये हिंदुइज्म में रीजंस को ढूंढना शुरू करते हैं। इसके लिए वेदांता टेक्स्ट का रेफरेंस लेते हैं और बताते हैं कि हिंदुइज्म स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था और इस बेसिस पर ये आइडल्ट्री मतलब मूर्ति पूजा और डोमिनेंस ऑफ प्रिस्ट मतलब जो पंडितों का डोमिनेंस होता है, और पॉलिथिज्म का विरोध करते हैं। पॉलिथिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करना, तो इसको भी कंडेम करते हैं। और ये मोनोथिज्म मतलब एक भगवान को सपोर्ट करते हैं, और ये बताते हैं कि एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स है ना, ये मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं। और रॉय जी ने पहला ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया उसको हम आत्मीय सभा कहते हैं, जो 1815 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो 1828 में बदलकर ब्रह्मो समाज में बदल गया, और 1833 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो इन्होंने मूवमेंट छेड़ा था आत्मीय सभा के थ्रू, ये एक बड़ा मूवमेंट बाद में ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकल कर आएगा, जो मिडिल क्लास एजुकेटेड बंगाली के बीच में काफ़ी फेमस भी हो जाएगा। और 1833 में रॉय जी की मृत्यु के बाद ब्रह्मो समाज की जो लीडरशिप है ना, ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी के हाथों में आ जाती है। इन्होंने इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी को और बेटर बना दिया। स्टिल इसमें मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड एलाइट क्लास तक ही सीमित था। ठीक है, बहुत कम लोग होते थे, एलाइट क्लास के लोग थे, पर पॉपुलर भी था उन्हीं के बीच। बट जो ये मूवमेंट है ना, इसको एलाइट क्लास से बाहर ले जाने का काम कृष्णा गोस्वामी और केसी सेन 1860s में करते हैं। और जो गोस्वामी जी है ना, इसको ब्रह्मो मूवमेंट को ये वैष्णविज्म से जोड़ देते हैं। और जो सेन जी है, ये कोशिश करते हैं कि मूवमेंट को ये ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन से बाहर ले जाकर नॉन वेस्टर्नाइज बंगाली तक पहुंचाएं और बंगाल से बाहर भी ले जाए, मतलब इंडिया के और हिस्सों तक भी इसको फैलाएं। ठीक है, तो हमने देख लिया गोस्वामी जी ने क्या किया। कृष्णा गोस्वामी ने वैष्णविज्म के साथ इसको जोड़ दिया, और केसी सेन ने इसको मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाने की कोशिश की। अब केसी सेन जी इस मूवमेंट को रेडिकलिज्म भी ले आए। ठीक है, इनके आइडियाज काफ़ी रेडिकल थे केसी सेन जी के। जैसे ये कास्ट सिस्टम पर अटैक करते थे, वुमेन राइट्स पर फोकस करते थे, वीडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, इंडियन इंटरकास्ट मैरिज को भी सब प्रमोट करते थे। इवन ब्रह्मो प्रीचर्स ब्राह्मण ही हो इसके अगेंस्ट में भी बोल दिया करते थे। अब ये इतना कुछ कर रहे हैं तो
कई लोग आएंगे जो केसी सेन का ही विरोध करने लगेंगे और इनके जो रेडिकल आइडियाज़ है ना इसको पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। उनको पसंद नहीं आया कि सेन इतने रेडिकल आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मो समाज से हटकर अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, केसी सेन जी 1866 में 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का गठन करते हैं, क्योंकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी और उनके सब फॉलोअर्स को ये चेंजेस पसंद नहीं आ रहे थे और जो पुराना ब्रह्मो समाज है उसको इसके बाद आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगेगा। ठीक है, जिसको ऐड कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। राइट, अब आगे की कहानी ये थी कि जो स्प्लिट हो गया था 1866 में, इसके बाद ये मूवमेंट अपनी मेन आइडियोलॉजी से ही शिफ्ट करना शुरू कर दिया, मतलब पूरी तरह से भटकने लग गया। ये अब एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जाके फंसने लग गया, जिसमें कुछ लोग खुद को हिंदू ट्रेडिशन से अलग करना चाहते थे, जैसे कि उनको नहीं समझ पसंद आ रहा था जो कस्टम, तो कई लोग फेवर कर रहे थे कि हिंदू ट्रेडिशन से ही अलग हो जाना चाहिए, और कुछ लोग चाह रहे थे हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए। और ये जो क्राइसिस जो चल गई ना, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब ब्रह्मो मैरिज एक्ट जब मैरिज एक्ट ऑफ 1872 आएगा। अब इसके तहत ये कहा गया कि जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं और विडो रीमैरिज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन रखी गई कि जो कपल्स हैं खुद को नॉन हिंदूज डिक्लेयर कर दें, वो तभी इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं और विडो रीमैरिज कर सकते हैं। अब ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई और इवन केसी सेन भी अपने रेडिकलिज्म से पीछे हटने लगे। उनको लगा था ये तो गॉडलेस मैरिज है। ठीक है, जब ये किस तरह की मैरिज है। और इसके बाद वो हिंदू एसेटिक रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आ गए। अब जब केसी सेन अपने इस स्टैंड से पीछे हट गए तो इनके जो फॉलोअर्स थे जो इनको इनके रेडिकलिज्म की वजह से फेवर कर रहे थे, अब वो इसे कटना शुरू कर देंगे और इनको गहरा धक्का तब लगेगा जब 1878 में इनके फॉलोअर्स इनको पूरी तरह से छोड़ देंगे। और इसका रीज़न ये था कि जो केसी सेन जी की बेटी थी जो बस 14 साल की थी, उनका विवाह केसी सेन जी कूच बिहार के महाराज से कर देंगे जो उस वक्त 15 साल के थे। तो जो उनके फॉलोवर्स थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि ये चाइल्ड मैरिज को एक तरफ से पहले अगेंस्ट में थे, अब खुद चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इनके फॉलोवर्स हैं इनसे कट के एक और समाज बना देंगे जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज 1878। राइट, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए केसी सेन एक और कोशिश करते हैं कि ये नव विधान न्यू डिस्पेंसेशन बनाते हैं 1881 में, पर इसका कुछ फ़ायदा वायदा हुआ नहीं क्योंकि इनके फॉलोअर्स थे अब दूर जा चुके थे, इनसे अलग हो चुके थे। और जो ये नव विधान है ना, ये न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन के बारे में बात करता था, पर जैसे मैंने बताया इसका असर कुछ खास हुआ नहीं। लोग अब केसी सेन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इनके फॉलोअर्स भी इनको छोड़ चुके थे। और जब ब्रह्मो समाज की बात करें तो ये इस टाइम तक काफ़ी वीक हो चुका था, ये पूरी तरह से अपने मेन मुद्दे से ही भटक चुका था। और जो कुछ एलाइड ग्रुप्स थे ना, ये इसको चला रहे थे और इवन ये न्यू हिंदू एग्रेसिव कैंपेन चला रहे थे जो अब रिवाइवलिज्म पे फोकस कर रहा था। रिवाइवलिज्म से हमारा मतलब है कि ये लोग जो हिंदू कस्टम है ना और प्रैक्टिसेस है उसको वापस से करने की बात करने लगे। अब हम देखते हैं कि ये रिफॉर्मिज्म से दूर हटकर रिवाइवलिस्ट पे चेंज हो गए। राइट, ये तो हमने बात कर ली बंगाल की। अब वेस्टर्न इंडिया में क्या चल रहा था। वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें
तो अर्ली 19th सेंचुरी में दो अलग अलग तरीका का रिफॉर्म मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो पहला था ओरिएंटलिस्ट मेथड। ठीक है, अब ये जो ओरिएंटलिस्ट मेथड है, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है ना, इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, और जो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, वो खोजने की कोशिश करने लगे। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ निकल के आएंगे वो थे केटी तेलांग, BN मंदालिक बंद, RG भंडारकर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, ये है VN मंदालिक। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना, VN मंदालिक और RG भंडारकर। तो ये क्या कर रहे थे, जो हमारे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में अच्छी जानकारियाँ जुटा रहे थे। दूसरा ट्रेंड निकल के आया जो कास्ट सिस्टम पे सीधा सीधा अटैक कर रहा था, विडो मैरिज के प्रोहिबिशन के अगेंस्ट में बोल रहा था और सीधा सीधा रिफॉर्म की मांग ही कर रहा था। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वो थी मेहता जी दुर्गाराम मंचाराम। मेहता जी दुर्गाराम मंचाराम, दूसरा करसोनदास मुलजी और तीसरा दड़ोबा पांडुरंग। ठीक है, तो ये इस ट्रेंड की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी और यही सब मिलकर 1844 में मानव धर्म सभा का गठन करते हैं। अब ये मानव धर्म सभा के साथ साथ ये 1849 में परमहंस मंडली को भी एस्टेब्लिश करते हैं ताकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को प्रमोट किया जा सके। अब मानव धर्म सभा 1844 में की बात करें तो ये सबसे पहले सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन था मेहता जी दुर्गाराम मंचाराम का, जो वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते थे और वो काफ़ी लोगों से वहाँ पे जुड़ गए। ठीक है, अब ये जो ग्रुप के लोग थे ना, वो मोनोथिज्म को में बिलीव करते थे, विडो रीमैरिज के सपोर्टर थे और कास्ट सिस्टम का ये विरोध किया करते थे। पर ये जो सभा थी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई क्योंकि जो इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे हमने बात की दड़ोबा पांडुरंग जी 1846 से बॉम्बे चले गए और ये जो सभा थी पूरी तरह से तब खत्म हो गई जब दुर्गा राम मंचाराम 1852 में 1852 में राजकोट चले गए और तो ये सभा पूरी तरह से ही फिर खत्म हो गई। अब चीज़ें फिर से रिवाइवल तब होंगी जब ये लोग वापस से परमहंस मंडली 1849 में इस्टेब्लिश करते हैं। ये पूरी तरह से मानव धर्म सभा के जैसा ही था, उसकी आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी था। तो इसके जो मेंबर्स थे वो थे वही दुर्गाराम मेहता जी, दड़ोबा पांडुरंग, करसोनदास मुलजी। ठीक है, और उनके कुछ और फ्रेंड्स ने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये लोग बंगाल के डेरोजियंस को भी काफ़ी पसंद किया करते थे। इनकी एक तो आइडियोलॉजी मानव धर्म सभा से इंस्पायर्ड थी और दूसरा ये डेरोजियंस के सपोर्टर थे। ठीक है, अब डेरोजियंस की बात हमने पिछले वीडियोस में की थी, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, जब ये रेडिकल आइडियाज़ को काफ़ी फेवर किया करते थे। यंग बंगाल मूवमेंट में हमने बात की थी कि सीधा सीधा चैलेंज कर दिया करते थे अथॉरिटीज़ को, क्वेश्चन किया करते थे। ठीक है, ये अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा बदनाम ग्रुप था। ठीक है, इनको लोग उतना पसंद नहीं किया करते थे। ठीक है, तो ये लेकिन ये डेरोजियंस को फेवर तो किया करते थे, पसंद किया करते थे, पर सीधा सीधा कम्युनिटी जैसे ये डेरोजियंस भिड़ जाया करते थे, ये नहीं भिड़ना पसंद करते थे, ये डरते थे। तो इसलिए ये अपना ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह चलाने लगते हैं और 1860s में लोगों को इनके बारे में पता चल जाता है, ये एक्सपोज हो जाते हैं और जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है। इसलिए ये कुछ खास अचीव भी नहीं कर पाए, कुछ टाइम बाद ही ये बंद हो गया। पर जब ये सब चल रहा था, ठीक है, 1860s तक आ गए हम, तो ये सब इतना टाइम तक आते आते जो एजुकेशन था ना,
वो महाराष्ट्र और गुजरात के कई लोगों तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन कई एलाइट ग्रुप्स के हाथों में आ गई। अब ये जो एलाइट ग्रुप्स है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन ले ली है, अब ये रिफॉर्म की मांग करने लगे। और हमने ब्रह्मो समाज मूवमेंट में भी बात की थी कि ये केसी सेन जी हैं, 1860s में ये ब्रह्मो समाज को बंगाल से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिश में ये बॉम्बे आते हैं, वो भी 2 बार। तो पहली बार ये आते हैं 1864 में, ठीक है, और दूसरी बार आते हैं 1867 में। और अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, अच्छा खासा भाषण देते हैं, लोगों को पसंद भी आता है। तो इनके इम्पैक्ट का ही नतीजा था कि प्रार्थना समाज, जिसका मतलब होता है प्रेयर सोसाइटी, की स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई। ठीक है, प्रार्थना समाज बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो गया। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग इसके प्रेसिडेंट थे। पर जो रियल स्पिरिट थी वो महादेव गोविंद रानडे जी ने इसमें डाली। रानडे जी जो थे उनको असिस्ट भी कुछ लोग कर रहे थे, जो थे भंडारकर साहब, NG चंदावारकर, KT तलंग, ये लोग इनको असिस्ट कर रहे थे। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये भंडारकर साहब, NG चंदावारकर, KT तलंग ये समाज के मेंबर नहीं थे, ये बस अटेंड कर लिया करते थे पर मेंबर कभी नहीं बने। और इस प्रार्थना समाज में जितनी भी लीडिंग पर्सनैलिटीज थी ना, वो वेस्टर्न एजुकेटेड मराठी ब्राह्मण्स हुआ करते थे। और ब्रह्मो समाज की तरह इसने भी मोनोथिज्म को प्रमोट किया। राइट, मोनोथिज्म के साथ इसने जो आइडल्ट्री है, मतलब मूर्ति पूजा, इसको कंडेम्ड किया। और प्रिस्टली डोमिनेशन, इसको काफ़ी कंडेम्ड किया, इसका विरोध किया। कास्ट डिस्टिंक्शन, इसका भी विरोध किया। और बाद में हम देखते हैं ये सिंक्रेटिज्म में फंस गया। इसका मतलब है कि धर्म और प्रैक्टिसेस के मिक्सचर में खुद को फंसा लिया इसने, कि ठीक है ये धर्म से काफ़ी जुड़ने लग गया और इस सोसाइटी ने खुद को लास्ट में महाराष्ट्रियन भक्ति ट्रेडिशन से जोड़ ही लिया। राइट, तो इस तरह से ये रिफॉर्म से फिर से अपना रास्ता भटक चुका था। अब प्रार्थना समाज की ओर बात करें तो वैसे तो ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था, पर दोनों में डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब केसी सेन जी जो थे उनके रेडिकल आइडियाज थे। राइट, और हम प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो इनके आइडियाज इतने रेडिकल नहीं हुआ करते थे। रानडे जी खुद कहते थे कि हमें अपनी सोसाइटी को पास्ट से दूर नहीं करना है, इंडियन सोसाइटी को उसके पास्ट से दूर ना करके धीरे धीरे रिफॉर्म लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लाना है, और उसको रिफॉर्म्स को जो अपने कल्चरल स्पेस है उसी में इसको एकोमोडेट करना है। और इससे हम इंडियन ट्रेडिशन से दूर भी नहीं जाएंगे और यहाँ पे रिफॉर्म्स भी आ जाएंगे। अब ये इनकी इस अप्रोच की वजह से सोसाइटी में इनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। और हम आगे देखते हैं इसकी कई सारी ब्रांचेस भी खुल जाती हैं, जैसे पूना में खुल गई, सूरत में खुल गई, अहमदाबाद में खुल गई, कराची में खुल गई, किरकी में खुल गई, कोल्हापुर में खुल गई, सतारा। तो ये मूवमेंट इन एरियाज में फैला, इवन साउथ इंडिया में भी ये फैला। ठीक है, साउथ इंडिया में इस मूवमेंट को तेलुगु रिफॉर्मर श्री वीरासलिंगम पंतालू जी ने लड़ किया। अब 20th सेंचुरी तक आते आते हम देखते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसकी 18 ब्रांच खुल चुकी थी। पर इस प्रार्थना समाज का कई सारे क्राइसिस भी झेलने पड़े, और सबसे पहला बड़ा धक्का इन्हें दयानंद सरस्वती द्वारा मिला। अब इन्होंने क्या किया अभी हम बात करेंगे। अब दयानंद सरस्वती जी नई आइडियोलॉजी लेके आए। ठीक है, जो थी काफ़ी रेडिकल थी और सेल्फ असर्टिव रिलीजियस मूवमेंट को चलाने की बात कर रही थी। ये ऑफर दे रहे थे जो जिसकी बात मैं अभी करने ही वाली हूँ। ठीक है, तो सब्र करो। तो दयानंद सरस्वती जी ने इसको गहरा धक्का दिया। अब ये नया ऑफर लेकर आ गए जो इसके मेंबर्स को बहुत पसंद आया।
अब जो इसके मेंबर्स को इतना पसंद आया तो ये मेंबर्स इस प्रार्थना समाज को छोड़ छोड़ के चले गए और इवन बाद में वैसे वापस आ गए। पर जब वो वापस आए ना तो अलग ही तरह से वापस आए। ये अपनी जो ये समाज की जो आइडियोलॉजी थी ना उससे अभी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे और रिफॉर्म्स की जगह कल्चरल चौविनिज्म मतलब धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माना और उसको बढ़ावा देना, पर अब उस पर काम करने लगे और एक अलग ही तरह की हमें रिलीजियस पॉलिटिक्स वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिली। ठीक है, तो इसका भी हाल वही हुआ। ये रिफॉर्म मूवमेंट से रिवाइवल मूवमेंट में बदल गया। अब हमने बात की दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा क्या किया। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं। अब इन्होंने 1875 में, जैसे हमने बात की 1875 में क्राइसिस आया था, 1875 में ही आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था, जिसकी वजह से प्रार्थना समाज में क्राइसिस शुरू हुआ था। अब दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी देखें तो ये स्लोगन देते हैं बैक टू द वेदास। ठीक है, अब ये वेदास को काफ़ी फेवर करते हैं। वेदास के लिए कहते हैं कि ये अचूक है, इसमें जो भी लिखा है सब बिल्कुल सच है, इसके अलावा कोई टेक्स्ट है उसमें चीज़ें गलत की गई हैं। ठीक है, वेदास को ये बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। ठीक है, उसी की अथॉरिटी पे अब ये रिफॉर्म्स की मांग करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। 12 फरवरी 1824 को तनकारा गुजरात में इनका जन्म होता है और ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था और इनका फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में इनके व्यूज लिखे हुए हैं। ये इनका बहुत फेमस वर्क है। और ये कहते हैं कि हमें वेदास को काफ़ी फॉलो करना चाहिए और जो हिंदुइज्म में जो पोस्ट वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट है ना उससे हिंदुइज्म को दूर हो जाना चाहिए। और इसी आइडियोलॉजी को अपनाते हुए ये आर्य समाज का गठन 1875 में करते हैं और बाद में इनका हेडक्वार्टर जो है ना लाहौर में स्टेब्लिश होता है। और वो भी क्यों होता है अभी देखते हैं। अब दयानंद सरस्वती जी जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं जो रीजन्स और साइंस की बातें करते थे ना उनको करारा जवाब देते हैं। अब वो किस तरह से देते हैं, अब ये कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं ना जो रीजन्स और साइंस की बात कर रहे हैं ये बहुत सही बात कर रहे हैं। और अब ये रीजन्स की और साइंस जो है ना ये अब यहाँ पे पास्ट में ढूंढने लगते हैं, हमारे वेदास में ढूंढने लगते हैं और उस बेसिस पर अब ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि किस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो विडो रीमैरिज होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज को ही सपोर्ट करते थे, फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वेस्टर्न रिफॉर्मर है ना ये भी यही चीज़ों की मांग कर रहे थे। पर जो ये वेस्टर्न रिफॉर्मर्स है ना ये इंडियन ट्रेडिशन पर भी साथ साथ में अटैक किया करते थे कि यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं है और यहाँ के कस्टम, यहाँ के रिलीजन में कमी है। पर अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी इसको उल्टा करते हैं। ये यहाँ के इंडियन स्क्रिप्चर वेदास को ही बेस मानते हुए रिफॉर्म्स की बात करते, कहते हैं कि यही ठीक है और इसकी यहाँ पे हमारे जो ये टेक्स्ट है हमारे जो वेदास है इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें ये रिफॉर्म्स चाहिए। और इसके जो बाद के टेक्स्ट हैं वो एक्चुअली से हिंदुओं को दूर हो जाना चाहिए। और ये जो साइंटिफिक बताते हैं कि वेदास में साइंटिफिक ट्रूथ्स की बात की गई है, रीजंस बताए उसमें, इस बेसिस पे ये इसको वेदास को क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर मानते हैं। राइट। अब इसके अलावा और बात करें तो ये अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम इसका भी विरोध करते हैं और इवन कास्ट सिस्टम के लिए कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है जो 4 वर्णों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक्चुअली काम के आधार पर ये बंटवारा किया गया है ना कि जन्म के आधार पर। और जो
सरस्वती जी का, दयानंद सरस्वती जी का ये एग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुओं को पसंद नहीं आता। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं ये इसको पसंद नहीं करते, पर जो वेस्टर्न रिफॉर्मर्स हैं, जो लोग हैं, इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर जो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये ब्रह्म समाज की ही तरह कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। पर ये ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में तो फ्लॉप हो गया, पर पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे ये हिट हो गया। वहाँ पे आर्य समाज को अच्छी खासी एक्सेप्टेंस मिली और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई, राइट। और मैंने अभी बात की कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में शिफ्ट हो गया। ये इसीलिए हो गया क्योंकि आर्य समाज जो है यहाँ पे पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में काफ़ी हिट हो गया था, राइट। और ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में क्यों नहीं हिट हो पाया? क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी खुल गई और ये मूवमेंट वहाँ पर पॉपुलर हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि जब 1893 तक का टाइम आएगा तो पंडित गुरुदत्त और पंडित लेखराम, यहाँ पे प्लीज करेक्ट कर लेना, पंडित लेखराम, इसको अब रिलीजन की तरह से वापस से यहाँ पे भी रिवाइवलिज्म की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब ये पंडित गुरुदत्त और पंडित लेखराम इसको वेदास को रिलीजन के साथ फिर से जोड़ देंगे और शुद्धि मूवमेंट लेकर आएंगे। अब ये शुद्धि मूवमेंट क्या है? अब ये बात करते हैं, ये कैंपेन चलाते हैं, मिलिटेंट कैंपेन चलाते हैं कि ये कई लोग जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू हुआ करते थे, इनको वापस से अपने रिलीजन में वापस से कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो एक तरह से मिलिटेंट कैंपेन चलाते हैं जो इन लोगों को वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करता था। और बाद में हम 1890s में ही देखते हैं कि काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट भी चलाने लगते हैं। तो पूरा पूरा इसका भी असर वही हुआ कि ये रिफॉर्म मूवमेंट से रिवाइवलिज्म मूवमेंट में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया रिवाइवलिज्म कि ये अपने पुराने कस्टम प्रैक्टिस को फिर से लेकर आने के लिए काम कर रहे थे, इसको हम रिवाइवलिज्म कहते हैं। अब ये सब हो क्यों रहा था? ठीक है, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे ये क्यों ट्रांसफॉर्म होकर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहे थे? तो इसका एक रीज़न तो हमें ये दिखता है कि जो सारे मूवमेंट्स थे ना ये एलाइट ग्रुप्स तक ही सीमित था। ठीक है, जो अमीर अमीर लोग थे उस वक्त, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग ही पढ़ाई लिखाई कर सकते थे और उसमें भी ऊंची कास्ट के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ एलाइट ग्रुप्स तक ही ये एजुकेशन सीमित थी और यही रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे थे। अभी एलाइट ग्रुप में कमी ये थी कि अपनी इनकम के लिए कॉलोनियल रूल पे बेस करते थे, उन पे डिपेंड थे, उन पे निर्भर थे। और जो एक कॉलोनियल रूल जो है ना, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो अपना लेकर आई थी ना, इसकी वजह से इन एलाइट ग्रुप को काफ़ी फायदा हुआ था। अब जैसे हमने राम मोहन रॉय जी के बारे में भी बात की कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से उनकी अर्निंग काफ़ी बढ़ गई थी। और जब बंगाल में जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलाइट्स थे ना, उन्हें भद्र लोग कहते थे। ठीक है, उन्हें भद्र लोग मतलब जेंटल फोक कहते थे। ये इंग्लिश ऑफिसर्स के आगे ना जूनियर्स की तरह काम किया करते थे, उनके साथ ही फ्री मर्चेंट्स की तरह काम कर लिया करते थे। और फिर परमानेंट सेटलमेंट के तहत इन्होंने कई बार ज़मीनें भी ले ली। और हम ये भी देखते थे कि उनकी सबऑर्डिनेट बन के काम करते थे, मतलब उनके नीचे ही काम किया करते थे। तो मतलब सीधा सीधा समझे तो उनके नीचे काम किया करते थे। और इसमें भी 3 कास्ट के लोगों का हमें डोमिनेशन मिलता था, जैसे ब्राह्मण, कायस्थ और ये बेद्या कास्ट। तो ज़्यादातर हमें जो मूवमेंट्स दिखेंगे ना उसमें इन्हीं 3 कास्ट के लोग हमें दिखते थे जो सबऑर्डिनेट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं,
और परमानेंट सेटलमेंट जब आया था उसमें ये ज़मीनें हथिया के बैठे थे और एज ए जूनियर काम कर रहे थे। तो यही 3 कास्ट के लोग ही हमें हर जगह दिख रहे थे। तो इसलिए जब कुछ कास्ट सिस्टम पे अटैक करने की बात आती थी ये लोग शांत हो जाते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको अपनी डोमिनेशन से बना के रखनी थी। और जब हम ब्रह्मो मूवमेंट की बात करते थे तो उसमें भी इसी कास्ट के लोग ज़्यादातर भरे पड़े थे और ये बस खुद में ही रिफॉर्म की बात कर लिया करते थे, ग्राउंड लेवल पर इसको फैलाने के लिए कुछ खास कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो रिफॉर्म मूवमेंट जो ग्राउंड लेवल पे शुरू होना चाहिए था, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो रिफॉर्म मूवमेंट को यहाँ शुरू करना चाहिए था। तो ये कहाँ करते थे, लेजिस्लेशन की मांग किया करते थे कि ऊपर से रिफॉर्म लाया जाएगा फिर इसको ग्रास रूट लेवल पे फैलाया जाएगा। पर इन्हें करना क्या चाहिए था, रिफॉर्म यहाँ से लाने की शुरुआत करनी चाहिए थी, पर वो लोगों से तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं रहते थे, दूर रहा करते थे। राइट, जैसे राम मोहन रॉय जी की हम बात कर रहे थे, तो ये शुद्ध संस्कृत बंगाली का यूज़ किया करते थे एज ए लैंग्वेज रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, जिसको हम चेस्ट संस्कृताइज्ड बंगाली कहते हैं। ठीक है, अब इस भाषा का प्रयोग करते थे। पीजन्स और आर्टिशंस को ये समझ ही नहीं आती थी ये किस भाषा में लिए रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई हमने इस ईस्टर्न इंडिया की करी। वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो प्रार्थना समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रार्थना समाज था तो उसमें चित्पावन और सरस्वत ब्राह्मण जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ले ली है। ठीक है, तो इसमें 2 कास्ट के लोग थे, चित्पावन और सरस्वत। इस कास्ट के लोग डोमिनेट थे जो इंग्लिश एजुकेटेड थे अब। ठीक है, ये ब्राह्मण्स प्रार्थना समाज में भरे हुए थे और इसमें कुछ गुजराती मर्चेंट्स थे जो सीधा सीधा कॉलोनियल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते थे। फिर पारसी कम्युनिटी के लोग थे, ये लोग भी कॉलोनियल रूल पर डिपेंड कर रहे थे। और 1872 में बात करें तो बस 68 मेंबर्स थे और 150 से 200 सिंपैथाइजर्स थे इस समाज में, ज़्यादा कुछ खास इसमें लोग भी नहीं थे। राइट, तो इसको चलना ही कैसे था। ठीक है, तो रिफॉर्म ही किसके लिए ला रहे थे ये खुद भी ज़्यादा क्लियर नहीं थे। ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाने के लिए रिफॉर्म्स को के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा खास कोशिश ही नहीं की। और मद्रास की बात करें तो मद्रास में इंग्लिश एजुकेशन का प्रोग्रेस ही अच्छा नहीं था। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन पे वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास काम करा नहीं जा रहा था और कास्ट डोमिनेशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादातर मूवमेंट्स हमें देखने को मिला ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल में रिफॉर्म लाने में भी बहुत टाइम था और इवन जब गांधी जी आएंगे तब हमें देखने को मिलता है कि एक ग्राउंड लेवल पर रिफॉर्म की वो बात करते थे, पर ये ब्राह्मण इस टाइम के जो मूवमेंट्स में थे ये ग्राउंड लेवल पर इस रिफॉर्म्स को लाने की बात नहीं कर रहे थे। और इवन कास्ट सिस्टम पे अटैक करने की बात करो तो ये और ज़्यादा शांति हो जाते थे, कुछ नहीं करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाई कास्ट कैरेक्टर का ये मूवमेंट चला करता था। हाई कास्ट कैरेक्टर ये मेंटेन किया करते थे जिसकी वजह से चीज़ें कुछ हो नहीं पा रही थी। और उसके अलावा हम दूसरा रीज़न ये भी देख सकते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना ये कॉलोनियल रूल पर काफ़ी विश्वास किया करते थे। सीधा सीधा ये कहते थे, कॉलोनियल रूल कहते कि आप लेजिस्लेशन लेकर आओ, तब आप लेजिस्लेशन लाओगे तो ग्राउंड लेवल पर रिफॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है ग्राउंड लेवल पे इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता था, ये लेजिस्लेशन बस पेपर में साइन करके रख देते थे, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है असर ही नहीं पड़ता था। तो इसलिए जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना ग्राउंड रूट लेवल पे आ ही नहीं पाई और जो रिफॉर्म मूवमेंट्स जो पहले शुरू होते थे बाद में रिलीजियस रिवाइवलिज्म बन के रह जाते थे। और इवन एक रिफॉर्म मूवमेंट्स एक फर्टाइल ग्राउंड बना रहे थे कि ये रिवाइवलिज्म मूवमेंट वहाँ पे आ जाए। राइट, और तीसरा रीज़न हम ये देख सकते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट क्या था। अब कॉलोनियल माइंडसेट ये था, कॉलोनियल
जो ये कॉलोनियल रूल है, ये जो ब्रिटिशर्स है, ये अंग्रेज सोचते थे कि ये जो इंडियन सोसाइटी और रिलीजन है, ये धर्म है, ये अपने स्क्रिप्चर्स मतलब जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि कोई हम देखते हैं ना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बुक लिखी हुई है, इनकी बुक है, तो इस बेसिस पे इस बुक के मदद से ये अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरह से एजम्पशन इंडिया के लिए भी करते थे कि ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये टेक्स्ट है। अब इस बेसिस पर इंडियन सोसाइटी डिपेंड कर रही है, इंडियन रिलीजन भी इस बेसिस पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें अब जैसे हमें समझ में आता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये अंग्रेज हैं, ये स्क्रिप्चर्स के बेस पर यहाँ पर एक माइंडसेट बना के बैठे हैं कि ये चीज़ें इसी हिसाब से हो रही है। इवन हम सती में प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब सती प्रैक्टिस से बैन होगा तो ये तब बैन करते हैं जब इन्हें समझ में आ जाता है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट है, ये सती प्रथा को फेवर नहीं करते, इसका पार्ट नहीं है, तब जाके ये सती प्रथा बैन करते हैं। और पर हमें दिक्कत क्या थी यहाँ पे? दिक्कत ये थी कि जो स्क्रिप्चर्स है ना, इसकी मोनोपोली ले रखी थी इन ब्राह्मणों ने, और जो कई चालाक ब्राह्मण प्रीस्ट है ना, इसका फायदा उठाते थे। ये सीधा सीधा अपने हिसाब से स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट कर लिया करते, अपने हिसाब से स्क्रिप्चर्स को पेश किया करते थे इन ब्रिटिशर्स के आगे, ताकि ये अपने हिसाब के रिफॉर्म्स, अपने हिसाब की चीज़ें मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इसलिए रिफॉर्म्स लाने में और ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। पर इन सब के बावजूद ये कहना सही नहीं होगा कि इंडियन रिफॉर्मिस्ट बस कॉलोनियल सेटअप ही शो कर रहा था। ठीक है, हमने तो अब जैसे से बात की, अभी हमने बात की, कितना डिस्कस किया कि किस तरह से कॉलोनियल सेटअप की वजह से ही इंडियन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ये काम नहीं कर रहे थे। पर ये कहना भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से कुछ नहीं कर रहे थे, ये पूरी तरह से ग्राउंड लेवल से डिटैच थे, ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। अब वो क्यों नहीं कह सकते हैं कि अपने राम मोहन रॉय जी के बारे में भी बात की, जैसे कि वो भाषा जो यूज़ किया करते थे वो किसानों वगैरह के आम पब्लिक को समझ में नहीं आ सकती थी। ठीक है, इस तरह की वो भाषा यूज़ किया करते थे, वो कॉलोनियल रूल पे डिपेंड कर रहे थे, हमने ये भी बात की। पर ये पूरी तरह से ये बात करना कि कुछ नहीं कर रहे थे, ये कहना भी गलत होगा। अब वो क्यों? क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स थी ना, जैसे कि इनकी राइटिंग थी अर्ली राइटिंग, इसमें ये बताते हैं, शुरुआती राइटिंग में ये बताते हैं कि वुमेन की जो कंडीशन है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जब वो अबोलिशन ऑफ सती के बारे में काम कर रहे थे ना, उसको फेवर कर रहे थे, तो वो स्क्रिप्चर्स का ही सहारा लेते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे हम रीजंस दे सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उससे रिफॉर्म की मांग करना कितना मुश्किल था। ठीक है, उनको बताना कि यहाँ पे आप रिफॉर्म्स लेकर आओ, और दूसरी तरफ जो सोसाइटी थी, जो चेंजेस चाह ही नहीं रही थी, वो चाह ही नहीं रही थी कि सती प्रथा बैन हो। इवन उस टाइम तो हम देखते हैं बढ़ रही थी। तो इस टाइम पे अगर रॉय जी सीधा सीधा अपनी बात रखते या फिर रेडिकल आइडियाज रखते तो कहीं कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई जो उनकी राइटिंग्स थी वो रैशनल अप्रोच रखती है, सीधा सीधा जो चीज़ें सही हैं उनको बताती हैं, और रिलीजन तक को डिनाई कर देती हैं। और जब हम देखते हैं जब वो कलकत्ता आते हैं और क्रिश्चियन मिशनरीज के संपर्क में आते हैं तो वो काफ़ी मॉडरेट बन जाते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इंडियन मिशनरीज मॉडर्नाइजर्स हैं, ठीक है, जो इंडियन मॉडर्नाइजेशन है, वो कॉलोनियल स्टेट से सपोर्ट और डायरेक्शन ले रहे थे, और उस पर अपना विज़न तैयार कर रहे थे। ठीक है, जिसे हम देखते हैं कि किस तरह से ये पोस्ट एनलाइटमेंट रैशनैलिटी से प्रेरित होकर आगे की चीज़ों को फेवर करेंगे, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और इंडियन कल्चर में मॉडर्निटी को लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही थी ताकि इंडियन आइडेंटिटी को छोड़ना भी ना पड़े, और अपने ट्रेडिशन में मॉडर्नाइजेशन को लाया जा सके। तो इस तरह का एक विज़न ये पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिस्ट तैयार कर रहे थे। राइट, तो आगे की वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद।